हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे फॉर द एग्जाम ऑफ 2025 जो कि शेड्यूल्ड है 27 ऑफ फेब को। वैसे मैं इस चैनल पर डिस्कस करता हूँ मेनली आईआईटी जेईई के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, बट अब मैं कुछ दिनों तक हम बोर्ड पर फोकस करेंगे क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, ऑलमोस्ट एक मंथ से भी कम समय बचा हुआ है। तो हम अब टोटली फोकस्ड रहेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री बोर्ड 2025 के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन हो बेस्ट और नंबर आए 100%, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन जो डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन आया था 2024 के पेपर में। ओके, ये कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का। यहाँ पर हमको अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग करने थे। टोटल आप देख सकते हो, टोटल कितने हैं? 7 या ABCDEFG 7 यहाँ पर पार्ट्स हैं। इनमें से 5 आपको अटेम्प्ट करना थे। ठीक है, तो देखिए पहला अगर हम यहाँ पर देखें ए पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि सीरियम प्लस 3 इज़ ईजीली ऑक्सीडाइज्ड टू सीरियम 4+। ओके, इस पर आपको कमेंट करना था। ठीक है, तो देखिए द रीज़न इज़ कि सीरियम जो होता है, ओके, सीरियम जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ये आपका पहला एलिमेंट है लैंथेनॉइड्स का। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ज़ीनॉन। ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58। ठीक है, तो 54 तो आ गए ज़ीनॉन से, और फिर इसके बाद में आपके 6s2 देन 5d1 देन 4f1। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका? सीरियम का। ठीक है, अब सीरियम प्लस 3 की अगर हम बात करें तो सीरियम प्लस 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2 तो बाहर से निकलेंगे और फिर 5d से निकलेंगे, तो फिर क्या बचेगा? 4f1। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम प्लस 3। ओके, अब देखिए अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, सीरियम प्लस 3 से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो सीरियम 4+ बनेगा। तो सीरियम 4+ मतलब कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ जाएगी? ज़ीनॉन की, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो सीरियम 4+ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से सीरियम प्लस 3 ईजिली यहाँ पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकेंड पार्ट बी पर। अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। ओके, बी पार्ट। तो देखिए बी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि ई नॉट जो है किसका? Mn+2 Mn का, ये हाईली नेगेटिव है। ओके, कितना है? -1.18 वोल्ट। वाई इज दिस वैल्यू हाईली नेगेटिव इन कंपैरिजन टू नेबरिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स? ठीक है, ये हमको यहाँ पर आंसर करना है। ओके, देखिए Mn+2/Mn का मतलब क्या होता है कि Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीज बनाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप देख सकते हो इसका वैल्यू है नेगेटिव में 1.18। ओके, नेगेटिव होने का मतलब देखिए पोटेंशियल का मतलब आप ऐसे सोच लीजिए कि टेंडेंसी। ओके, तो ई नॉट Mn+2/Mn मतलब टेंडेंसी Mn+2 का कन्वर्ट होना इनटू Mn बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? नेगेटिव मतलब काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है या फिर काफ़ी कम क्या कह सकते हो, टेंडेंसी है। ठीक है, तो वाई दिस टेंडेंसी इज़ लो? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि मैग्नीज जो होता है, ओके, मैग्नीज का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा? आर्गन नोबल गैस, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है? 3d5। और Mn का क्या होता है? आर्गन 4s2 3d5। ओके, तो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है Mn+2 का। तो Mn+2 डू नॉट वांट टू गो इनटू दिस अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s2 3d5। ओके, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ई नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव बिकॉज Mn+2 इज हाईली स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2। ठीक है, तो कुछ भी आप तरीके से लिख सकते हो, सिंपल सा पॉइंट है, एक्सप्लेन कर देंगे आप। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को सी पार्ट में। विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज़ लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? ओके, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में किसका होता है? ओके, तो देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक इन 3D सीरीज, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुरुआत में क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं मिड तक, क्योंकि D5 हो जाता है, और D5 के बाद में जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वापस से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो जिंक होता है, जिंक में आप देख सकते हो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं आपस में इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी वीक हो जाते हैं, तो इसको एटोमाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है।
तो एटोमाइज करना आसान, तो एनर्जी देना काफ़ी कम। तो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। एटोमाइजेशन जिन बच्चों को नहीं पता है उसका मतलब ये होता है कि Zn सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा Zn गैशियस एटम्स में। ओके, तो आपको याद रखना है कि जिंक का लोएस्ट वैल्यू होता है। और मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ग्राफ की भी दिखा देता हूँ जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये वाई एक्सिस पर है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ओके, और वर्सेस देयर एटॉमिक नंबर। तो आप देख सकते हो पहले ये इंक्रीज हो रहा है जनरल ट्रेंड में अगर हम देखें, फिर ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। तो जब लास्ट में आप पहुँचोगे सबसे कम हो जाएगा। ग्रीन कलर वाली लाइन है 3D सीरीज़ की, ब्लू कलर वाली लाइन है 4D सीरीज़ की, मतलब सेकेंड सीरीज़ की, ओके, इट्रियम से लेके कैडमियम तक। और रेड वाली जो लाइन है यहाँ पर ग्राफ में, ये आपकी थर्ड सीरीज़ की है, ठीक है, तो लैंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो लास्ट एलिमेंट्स हैं किसी भी सीरीज़ में डी ब्लॉक के, यहाँ पर एटोमाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी कम है, और बल्कि बोल सकते हो सबसे कम है अमॉन्ग देयर रिस्पेक्टिव सीरीज। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी पार्ट। ओके, डी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड। ओके, तो देखिए आप याद रखेंगे जो क्रोमेट आयन होता है ये होता है CrO4-2। ओके, तो ये जो CrO4 2 नेगेटिव होता है इसका कलर भी याद रखेंगे आप, क्या होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो इसको जब आप एसिडिफाई करते हो, मतलब एसिडिक मीडियम में ले जाते हो क्रोमेट आयन को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट आयन में, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, रेड ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। और अगर इसका रिवर्स क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, तो अगर आप डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में ले जाओगे तो ये क्रोमेट आयन या फिर येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हमको आंसर करना रहेगा तो हम बोलेंगे कि इन एसिडिक मीडियम सोडियम क्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, तो ये Na2CrO4 कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7 में। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट को। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल्स, वाई। ओके, तो ये वही रीज़न हो जाएगा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। जिंक लास्ट एलिमेंट है पहली सीरीज़ का, कैडमियम दूसरी सीरीज़ का, और मर्क्यूरी थर्ड सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ये है, ठीक है। तो डी ब्लॉक के ये जो लास्ट एलिमेंट्स हैं देयर रिस्पेक्टिव सीरीज़ में, तो इनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम कह सकते हैं कि फुल्ली फिल्ड डी सबशेल है इनके पास में, फुल्ली फिल्ड डी सबशेल है, ठीक है। ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी वीक हैं इनमें, एंड दैट्स वाई दे आर सॉफ्ट। ओके, ये कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। बल्कि आप जानते होंगे मर्क्यूरी तो लिक्विड स्टेट में ही रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसका रीज़न होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, यहाँ पर एफ क्वेश्चन है ये, वाई इज पर मैग्नेट, ओके, MnO4 नेगेटिव जो होता है पर मैग्नेट आयन बोलते हो, इसकी टाइट्रेशन हम नहीं करते हैं, वी डू नॉट कैरी आउट दिस टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, मतलब अगर हमको एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन करना है तो हम HCl क्यों यूज़ नहीं करते हैं, वाई वी डोंट यूज़ HCl। ओके, तो द रीज़न इज़ कि MnO4 नेगेटिव जो होता है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, क्लोराइड आयन जो है यहाँ पर, ओके, HCl में इसको H पॉजिटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्लोराइड आयन है इसको ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है क्लोरीन गैस में, ओके। और इससे होता क्या है कि जो एसिडिक मीडियम होता है वो एक्यूरेट टाइट्रेशन रिजल्ट नहीं देता है, ओके। तो यहाँ पर क्या करते हो आप, इंस्टेड ऑफ HCl H2SO4 ले लेते हो। इसमें फ़ायदा ये है कि सल्फ़र ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है +6, तो आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते हो सल्फ़र को, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र क्या होता है, +6। तो H2SO4 आप अगर यूज़ करते हो MnO4 नेगेटिव के साथ में तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो अगर आपको एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है या एसिडिक मीडियम में आपके टाइट्रेशन करने हैं, तो बेटर प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, H2SO4 इंस्टेड ऑफ HCl। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, जी पार्ट। द लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर बेसिक वेयर एज द हाईएस्ट आर एम्फोटेरिक और एसिडिक। ओके, क्या बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं तो लोअर ऑक्साइड्स, ओके, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, जबकि हाईएस्ट वाले एम्फोटेरिक या फिर एसिडिक होते हैं। यहाँ पर हमको रीज़न बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे वेनेडियम के ऑक्साइड V2O3 और ये V2O4 और ये V2O5। तो देखिए ये कैसा है, बेसिक है, ओके,
अगर हम यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये यहाँ पर +3 पर है, ये यहाँ पर +4 पर है और ये यहाँ पे +5 पर है। ओके, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपने देखा बेसिक है, ये लेस बेसिक होता है। ओके, और ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। ओके, तो आपने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक से एम्फोटेरिक नेचर पर ये चेंज हो रहा है। वहीं पर अगर हम मैग्नीज को देखें तो मैग्नीज के केस में MnO बेसिक होता है। ओके, Mn2O7, ओके, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज का यहाँ पे +7 है, ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम में एग्जाम्पल से समझा देंगे कि जो स्टेटमेंट दिया उसका एक हमने एग्जाम्पल लिख लिया वेनेडियम का, मैग्नीज का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किस तरह से करना है। तो देखिए, जब आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होते हो, ठीक है, जैसे वेनेडियम का +3 है, मैग्नीज का +2। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम रहने की वजह से क्या होता है कि जो मेटल एटम के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है और इसलिए ये क्या कर सकते हैं, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड बिहेव एज बेस। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन पे डोनर, बेस कहते हो, लिविस बेस, तो आप इस तरह से बोल सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल की क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग में और इसलिए वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, नहीं होने के कारण अब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है जैसे जैसे आप अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो, और इसलिए क्या होता है, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिहेव्स एज एन एसिड। ओके, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दोगे। क्या है, एक बार समराइज कर देता हूँ। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, some of the valence electrons of the metal are not involved in bonding, hence it can donate electrons and behave as a base. On the other hand, in higher oxidation state of the metal, valence electrons are involved in bonding and are not available, and hence effective nuclear charge is high, so it can accept electrons and behave as an acid. Okay, so I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगर आप इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।